नमस्कार। मैं डॉक्टर बालेन सिंह यादव डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऊंचाहार रायबरेली में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत। मैं आज आप सब लोगों के बीच हिंदी के प्रतिष्ठित उपन्यास राग दरबारी पर चर्चा करूंगा। आप लोगों को विदित हो कि राग दरबारी एक व्यंग्यपर उपन्यास है। यह श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया था। इसका प्रकाशन सन 1968 ईस्वी में हुआ था। यह इतना चर्चित रहा कि अगले 2 वर्षों बाद इसको हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राग दरबारी उपन्यास अपने कलेवर में बहुत बड़ा है, इसलिए पूरे उपन्यास का पाठन वाचन यहाँ संभव नहीं है, पर फिर भी इस पर चर्चा करने से पहले आज मैं इसके कथासार के संदर्भ में बताऊंगा, ताकि संक्षेप में ही सही आपको इससे परिचित होने के बाद इसकी व्याख्या विवेचना जो भी मेरे द्वारा की जाए वह आपको सहज ग्राह्य हो। राग दरबारी उपन्यास के कथा का नायक रंगनाथ एक शिक्षित युवक है। एमए कर लेने के बाद वह इतिहास में रिसर्च कर रहा है। पिछले कुछ दिन से इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अतः वह स्वास्थ्य लाभ करने अपने मामा के पास शिवपालगंज आ रहा है। शहर से गांव की ओर जाने में धीरे धीरे इसे ग्रामीण वातावरण का आभास होने लगता है, जहां सड़क किनारे बासी मिठाई की दुकानों पर मक्खियां बैठी हैं। ट्रक ड्राइवर जिस पे वह बैठा है बिल्कुल सड़क के किनारे बीचों बीच ट्रक चला रहा है। रिक्शा चालक बीड़ी के कस लगाते हुए फिल्मी गानों की धुन गुनगुनाते हुए रिक्शा चला रहा है। यह सब देखकर रंगनाथ को विश्वास हो गया कि वह किसी गांव के निकट है। विशेष रूप से शिवपालगंज के लोगों को गंजहा कहा जाता है। चोरी चकारी, लूट मार, बात करना, धोखा देना आदि कामों में शिवपालगंज के लोग आसपास के गांव से कहीं आगे थे। रंगनाथ के मामा एक वैद्य हैं। वैद्यकीय में उन्हें 2 नुस्खे आते थे, एक गरीबों का मुफ्त इलाज और दूसरा फायदा ना हो तो दाम वापस। वास्तव में उनका मुख्य कार्य वैदिक का था ही नहीं। वे स्थानीय कॉलेज के प्रधान थे तथा शिवपालगंज सहकारी समिति के मैनेजर थे। इन्हीं संस्थाओं को चलाना अर्थात अपना अधिकार जमाए रखना उनका मुख्य उद्देश्य था। व्यवहार कुशल होने के कारण वैद्य जी सीधे, सरल और धर्मभीरु व्यक्ति प्रतीत होते हैं, परंतु राजनीतिक चालों में शिवपालगंज में उनका कोई सानी नहीं। रंगनाथ के आने पर वे उसे ब्रह्मचर्य के महत्व पर एक अच्छा खासा भाषण देते हैं और उसे पूरा आराम करने, अच्छी खुराक खाने तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहते हैं और आश्वासन देते हैं कि 4 महीनों में ही वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार मामा के घर पर पहली मंजिल में उनके पुत्र रुपन भाई के कमरे में रंगनाथ को ठहरा दिया जाता है। रंगनाथ धीरे धीरे इस गांव की विशेषताओं, इसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से परिचित होता जाता है और कभी उनके साथ तथा कभी विरोध में प्रतिक्रिया करता रहता है। शिवपालगंज में एक कॉलेज है। गांव में 2 बड़े और 2 छोटे कमरे का एक डाक बंगला था, जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। उसी के 3 ओर कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर कुछ अस्तबल बनाए गए थे। अस्तबलों से कुछ दूरी पर पक्की ईंटों की दीवार पर टिन डालकर एक दुकान सी खोली गई थी। एक ओर रेलवे फाटक के पास पाए जाने वाली एक गुमटी थी, दूसरी ओर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक कब्र जैसा चबूतरा था। अस्तबलों के पास एक नए ढंग की इमारत बनी थी, जिस पर लिखा था सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज। इस सब के पिछवाड़े 3-4 एकड़ का एक ऊसर पड़ा था, जिसे तोड़कर चरी बोई गई थी। चरी कहीं कहीं सचमुच ही उग आई थी। इन्हीं सब इमारतों के मिले जुले रूप को छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज शिवपालगंज कहा जाता था। कॉलेज के प्रिंसिपल यद्यपि विद्वान व्यक्ति थे, परंतु कॉलेज में वे वैद्य जी के अधीन थे, अतः प्रायः उनकी हाँ में हाँ मिलाया करते थे। उनका प्रयास था कि कॉलेज में कोई भी रिक्त स्थान होने पर अपने रिश्तेदारों को अध्यापक के रूप में भर्ती किया जाए। कॉलेज के एक अन्य अध्यापक खन्ना जी उनके इस भाई भतीजावाद के विरोधी थे, अतः प्रिंसिपल साहब
उसे अपना व्यक्तिगत दुश्मन समझते थे। समय असमय खन्ना मास्टर के साथ दुर्व्यवहार किया जाता, उन्हें परेशान किया जाता और यह कहा जाता कि खन्ना वाइस प्रिंसिपल बनकर बाद में उनकी कुर्सी हथियाना चाहता है। इसी प्रकार की शिकायतें लेकर तथा कॉलेज की अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रिंसिपल प्रायः वैद्य के घर आया करते थे तथा भांग पीकर चले जाया करते थे। विद्यालय का प्रशासन कैसा चल रहा है, पढ़ाई किस प्रकार हो रही है, इसकी उन्हें विशेष चिंता नहीं थी। उनका अधिक समय इस सोच में व्यतीत होता था कि खन्ना मास्टर और उनके सहयोगियों को किस प्रकार सबक सिखाया जाए। कॉलेज के अध्यापक भी शिक्षादान की अपेक्षा अन्य रोजगारों में लगे हुए थे। इन्हीं में से एक मास्टर मोतीराम की आटा चक्की थी। वे कक्षा में विज्ञान पढ़ाने की अपेक्षा इस विषय पर अधिक चर्चा करते थे कि गांव में एक और आटा चक्की खुल जाने के कारण अब उनकी आय उतनी नहीं है। उन्हें सदा इस बात का गर्व रहा कि इस गांव में सबसे पहले आटा चक्की लगाने वाले वही थे। प्रिंसिपल साहब समय असमय खन्ना मास्टर की क्लास का मुआयना करने चले जाते और उनकी किसी न किसी गलती को बढ़ा चढ़ाकर वैद्य जी के सामने पेश कर देते। शिवपालगंज में एक ही और चरित्र है जिसका नाम है लंगड़। लंगड़ की बीवी मर चुकी थी। वह अपने लड़कों से नाराज था और उन्हें अपने लिए मरा हुआ समझ चुका था। एक दिन बैठे ठाले अपने लड़के पर उसने दीवानी मुकदमा कर दिया। मुकदमे के लिए उसे एक पुराने फैसले की नकल चाहिए थी। उसके लिए उसने तहसील में दरख्वास्त दी। नकल नवीस यानी लेखपाल ने उससे 5 रुपये मांगे। लंगड़ के अनुसार 2 रुपयों में नकल मिल जाया करती थी। इसी पर बहस हो गई। लोगों ने लंगड़ को समझाया कि 5 रुपये देकर नकल ले ले, परंतु लंगड़ नहीं माना। उसने अपनी कंठी छूकर कसम खाई कि वे भी बिना रिश्वत दिए कायदे से नकल प्राप्त करेंगे। तहसील का बाबूत भी अड़ गया कि वह अब बिना पैसे लिए ही नकल देगा, परंतु सभी काम कायदे से करेगा। इसीलिए लंगड़ के प्रार्थना पत्र को बार बार रद्द कर दिया जाता। कभी फीस के पैसे कम, कभी कॉलम खाली होने पर ऐसी ही कोई बात नोटिस बोर्ड पर लिख दी जाती और अगर उसे दी हुई तिथि तक ठीक नहीं किया जाता तो वह प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाता। इसी कारण लंगड़ भी घर छोड़कर तहसील के बाहर ही पड़ा रहता कि जैसे ही बोर्ड पर कुछ लिखा जाए तुरंत उस गलती को सुधार लिया जाए। लंगड़ की इस बात का शिवपालगंज में बहुत मजाक बनाया जाता। कोई भी व्यक्ति उससे सहानुभूति नहीं रखता था। वैद्य जी के 2 पुत्र, एक बद्री पहलवान और दूसरा रूपन। बद्री पहलवान अपने पिता के कार्यों में हाथ बताते हैं, जबकि रूपन कॉलेज के विद्यार्थी हैं। रूपन का स्वभाव गर्म है तथा वह पिता द्वारा किए गए अन्यायों के विरोध में कभी कभी आवाज़ भी उठाते हैं। रूपन का उठना बैठना रंगनाथ के साथ अधिक है। इन्हीं ने एक दिन मजाक में ही कॉलेज प्रबंधन समिति के एक अन्य सदस्य, जो कि वैद्य जी के विरोधी थे, उनका नाम था रामाधीन भीखम खेड़वी, के घर यह पत्र लिख दिया कि अमावस की रात 5000 रुपये दक्षिण वाले टीले पर पहुंचा दिए जाएं। भीखम खेवड़ी बद्री पहलवान से शिकायत करने गए तो उन्होंने कह दिया कि रूपन डाका नहीं डालते, लौंडे हैं, मस्खरी की होगी, मैं रूपन को समझा दूंगा। इस प्रकार बद्री पहलवान भी रूपन की गलत आदतों को एक प्रकार से प्रश्रय दे रहे हैं। इस आश्वासन से भी रामाधीन नहीं माना और उसने पुलिस को खबर दे दी। अमावस की रात पुलिस चौकसी से पहरा देती रही, परंतु कहीं कोई डाका नहीं पड़ा। गांव में एक सहकारी बैंक है। इसके मैनेजर भी वैद्य जी हैं। इस कोऑपरेटिव यूनियन का सुपरवाइजर रामस्वरूप 1-2 ट्रक लेकर आया और ट्रकों पर गेहूं के बोरे लादकर शहर ले जाकर बेच दिए। इस प्रकार इस सहकारी बैंक में गबन हो गया, जो एक महत्वपूर्ण घटना थी, परंतु शिवपालगंज में इसे एक सामान्य घटना माना जा रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि प्रत्येक सहकारी समिति में गबन होना आवश्यक है। इस गबन की घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराकर वैद्य जी निश्चिंत हो गए। एक दिन यूनियन के एक डायरेक्टर शहर गए और शहर घूमने के बाद वे एक बाग में विश्राम कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि कोऑपरेटिव यूनियन का सुपरवाइजर रामस्वरूप उसी बाग में एक पेड़ के नीचे बैठा तेल मालिश करा रहा है। उन्होंने उसे देखकर भी जैसे अनदेखा कर दिया, लेकिन जब वे घर की ओर आने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने सहकारिता आंदोलन के साथ विश्वासघात किया है।
उन्हें याद आया कि रामस्वरूप फरार है और पुलिस को उसी की तलाश है। उस समय शायद किसी भय के कारण वे उसे पकड़ नहीं सके। गांव वापस आकर उन्होंने बैद जी को यह सूचना दी। बैद जी ने उनसे पूछा कि उसी समय पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। इस पर उन्होंने कहा कि कहीं रामस्वरूप यह न जान जाए कि उसे देख लिया गया है, इसीलिए पुलिस को सूचना नहीं दी और बात दब सी गई। बैद जी एक सेवक हैं जिसे सब सनीचर कहते हैं। वह बैद जी की भांग घोटने का काम किया करता है और गांव के समाचार बहुत ही लगा बुझा कर देता है। बैद जी का सेवक को उन्होंने ही पंडित राधेलाल के विषय में बताया कि पंडित राधेलाल ने गांव के बाहर जाकर शादी की है। किसी पूर्वी जिले में शक्कर मिल में उन्हें चौकीदार की नौकरी मिलने की आशा थी, अतः वे वहां के चौकीदार के घर ठहर गए। वे कुंवारे थे, अतः चौकीदार की बीवी ही उन्हें खाना पकाकर देती रही और इस प्रकार पंडित राधेलाल ने उन्हें अपने प्रेम पास में फंसा लिया और उसे भगाकर शिवपालगंज ले आए। यहाँ आकर पंडित राधेलाल का प्रतिष्ठा कभी न उखड़ने वाले गवाह की बन गई, क्योंकि वे प्रत्येक मुकदमे के प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में प्रसिद्ध थे। बड़े बड़े वकील, पेशकार, जज भी कभी उनसे सत्य नहीं उगलवा पाते थे। इस प्रकार उनकी ख्याति तो थी, परंतु शिवपालगंज में उनकी पत्नी की प्रतिष्ठा केवल एक भागी हुई स्त्री के रूप में ही थी, जिसे गांव का प्रत्येक व्यक्ति छेड़ देता था। दूसरे दिन शाम को डायरेक्टर जी की सूचना के आधार पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की मीटिंग हुई। वहां सर्वप्रथम भंग पी गई और फिर विषय पर सोचा गया। वैद्य जी ने सभी की राय मांगी और फिर यह प्रस्ताव पास किया कि सुपरवाइजर ने जो 8,000 रुपये की हानि की है, उसकी पूर्ति के लिए सरकार अनुदान दे। बद्री पहलवान इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। रंगनाथ के मन में भी शंका हुई कि नुकसान सुपरवाइजर ने किया है तो नुकसान की पूर्ति सरकार क्यों करे। वैद्य जी ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया कि हमने पुलिस में खबर कर दी है, पुलिस का कर्तव्य है कि उसे पकड़े, परंतु यदि सरकार चाहती है कि यूनियन जीवित रहे और उसके द्वारा जनता का कल्याण होता रहे तो हर्जाना सरकार को ही भरना होगा। रंगनाथ ने सोचा कि किस प्रकार वैद्य जी शासन में अकर्मण्यता, जनता का कल्याण, दायित्व आदि शब्दों द्वारा सभी को चमत्कृत करके प्रस्ताव पास करा रहे हैं, परंतु वह मूक दर्शक बना बैठा रहा। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज में बहुत ही गुटबंदी थी, परंतु किसी भी संस्था में गुटबंदी होना स्वाभाविक ही है। लेखक की दृष्टि में कवि, लेखक, दार्शनिक किसी से सहमत नहीं होते, अतः वो गुटबंदी करते हैं। लेकिन आम व्यक्ति की धारणा थी कि गुटबंदी का मूल कारण है कुछ होते रहना चाहिए की भावना। गांव में सिनेमा नहीं है, होटल नहीं है, कॉफ़ी हाउस नहीं है, मारपीट, सड़क दुर्घटना कुछ भी नहीं, इसलिए लोगों के मनोरंजन के लिए कुछ तो होते रहना चाहिए। इसीलिए शायद गुटबंदी को वह बुरा नहीं मानते। कुछ दिन पहले कॉलेज के एक लड़के के पास से किसी लड़की का लिखा प्रेम पत्र मिला। इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। लोग प्रतीक्षा करने लगे कि कुछ होगा। 4 दिन 6 दिन तक होता रहेगा। लोग ऐसी घटनाओं में आनंद लेने लगे थे। गुटबंदी का एक अन्य कारण भी था। कॉलेज में एक इतिहास के अध्यापक थे, खन्ना जी। उन्होंने प्रिंसिपल को लिखा कि प्रत्येक कॉलेज में एक वाइस प्रिंसिपल का पद होता है, अतः वह उन्हें दिया जाए। प्रिंसिपल को यह अपने अधिकारों का हनन प्रतीत हुआ, क्योंकि वह यह मानते थे कि आज वे वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं और कल यही प्रिंसिपल का पद भी मांगेंगे, अतः गुटबंदी प्रारंभ हो गई। इसी बात को लेकर प्रिंसिपल खन्ना का विरोधी हो गया। खन्ना जी कॉलेज की प्रबंधक समिति के सदस्य श्री रामाधीन भीखम खेड़ी के पास गए और उन्होंने वैद्य जी को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि कॉलेज की प्रबंध समिति की बैठक जो पिछले 3 साल से नहीं हुई, उसे तुरंत बुलाया जाए और साथ ही वाइस प्रिंसिपल के पद का भी हवाला दिया। इस पत्र की सूचना पाते ही प्रिंसिपल साहब भड़क उठे और कोई ऐसी योजना बनाने लगे जिसके द्वारा वे खन्ना मास्टर को अपमानित कर सकें। उन्होंने अपने चपरासी से खन्ना को बुला लाने के लिए कहा। उन्होंने खन्ना को बुलाकर डांटा और खन्ना बेचारा यही कह पाया कि आपकी क्या यही इंसानियत है। इसी रात गांव में चोर चोर की आवाज़ सुनकर सभी जाग गए। लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु जैसा कि प्रायः होता है, चोर भाग गए और फिर यह विचार विमर्श होने लगा कि वे कौन लोग थे।
रूपन कहने लगा कि वह अखबार में छपेगा कि गांव में डाका पड़ा है। सारे गांव के लोग रात भर जागते रहो चिल्लाते रहे, क्योंकि चोर आना भी सिपालगंज के लिए एक मनोरंजक घटना थी। सुबह होते ही एक व्यक्ति रोता हुआ वैद्य जी के पास आया। उसके सिर से खून निकल रहा था। जब रंगनाथ ने पूछा कि ये कौन है, तो पता चला कि ये छोटे पहलवान के पिता कुशहर प्रसाद हैं। इनके घर की परंपरा रही है कि सप्ताह में जब एक बार पिता पुत्र में झगड़ा नहीं होता तो दोनों का खाना नहीं पचता। कुशहर प्रसाद अपने पिता से भी ऐसे ही लड़ते थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने उनकी अर्थी नहीं निकलने दी कि यूं ही घसीट कर फेंक आएंगे। वही आज अपने पुत्र के खिलाफ आरोप देकर वैद्यनाथ जी के पास आए थे। वैद्यनाथ जी ने उनकी यह दशा देखकर कहा कि पारस्परिक कलह शोक का मूल है, और साथ ही यह निर्णय दिया कि आज से छोटे का यहाँ आना बंद। ऐसे नारकीय लोगों को यहाँ स्थान नहीं है। कुशहर वैद्य जी के निर्णय से संतुष्ट नहीं थे। जब उन्होंने आपत्ति की तो बद्री पहलवान ने उन्हें डांट दिया और पट्टी बंधवा कर घर जाने की सलाह दी। कुशहर चले गए तो छोटे पहलवान, जो वैद्यनाथ जी के पुत्र बद्री पहलवान के शिष्य थे, वहां आए तो बद्री ने उन्हें भी डांटा। छोटे को क्रोध आ गया और वह वहां से जाने लगा, तो बद्री पहलवान ने उन्हें शांत करके बिठाया। तो छोटे बोला कि मेरा पिता बड़ा कुलच्छनी है, इसके मारे कहारिन ने घर में पानी भरना बंद कर दिया है। कॉलेज की प्रबंध समिति के अध्यक्ष गयादीन थे। उनके घर रात चोरी हो गई थी। वे निराशावादी व्यक्ति थे। खन्ना मास्टर आदि उनके पास जाकर उन्हें उनके अधिकारों के विषय में चेताते गए। वे मास्टरों की सारी बातें सुनते रहे और यह कहते रहे कि उपाध्यक्ष के कुछ अधिकार नहीं होते। उन्होंने यह सलाह दी कि रामाधीन ही यह कार्य कर सकता है। मास्टरों ने अनेक वैधानिक प्रश्न उठाए, परंतु गयादीन निर्विकार रूप से सभी बातें सुनते रहे और प्रत्येक बात में मास्टरों को निरुत्साहित करते रहे। उन्होंने जिला बोर्ड की बैठकों का हवाला दिया, जनता के धन का दुरुपयोग होने के अनेक उदाहरण दिए, दफ्तरों का उदाहरण दिया और यह समझाया कि इस देश में प्रत्येक कार्य इसी प्रकार होता है, अतः उन्हें अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भाई भतीजावाद के विषय में उन्होंने कहा कि यही हाल मुल्क का है, जो जहाँ है अपनी जगह चिपक कर बैठा है, टस से मस नहीं होता है। यदि प्रिंसिपल ने अपने रिश्तेदारों को कॉलेज में नौकरी दी तो इसमें क्या बुरा है। गयादीन की बातें सुनकर मास्टर निराश होकर वहां से उठ गए। बाहर आकर चमार टोले में उन्हें लंगड़ मिल गया, जो सामाजिक व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार की लड़ाई अकेले लड़ रहा था। उसने पूछा गया कि क्या उसे नकल मिल गई। वह उत्साह से बोला, अब मिली ही समझो, मिसिल सदर गई है, 15-20 दिन में अवश्य मिल जाएगी। इधर कई दिनों से वैद्य जी ग्राम सभा के कामों में भी रुचि लेने लगे थे और उनके दिमाग में बात आई कि गांव की बंजर जमीनों पर लोगों ने मनमाने कब्जे कर लिए हैं और निश्चय ही प्रधान ने रिश्वत ली है। गांव के भीतर बहुत गंदगी जमा हो गई है। थाने वालों ने प्रधान की शिकायत पर अनेक गांव वालों का चालान किया है, अतः वह पुलिस का दलाल भी हो गया है। अतः अब इस प्रधान को बदलना चाहिए। प्रधान पद के लिए वे उचित पात्र खोजने लगे। अतः एक दिन जब सनीचर उनका सेवक भांग घोट रहा था तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और प्रिंसिपल के माध्यम से सनीचर को यह समझाया कि प्रधान एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वह कॉलेज कमेटी का मेंबर होता है। और फिर वैद्य जी ने कहा, सुनो मंगलदास उनके सनीचर का नाम था, इस प्रकार हम ग्राम सभा का प्रधान तुम्हें बनाएंगे। अपना असली नाम सुनकर तथा इस प्रस्ताव को सुनकर सनीचर हैरान हुआ और आनाकानी करने लगा। उसने कहा कि वह तो नालायक है, इस पद के योग्य नहीं। वैद्य जी ने स्वीकार किया कि वह नालायक है, पर उससे क्या, प्रधान वह खुद थोड़े ही बन रहा है। यदि जनता चाहती है तो उसे प्रधान पद स्वीकार करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वैद्य जी ने फिर उसे भांग घोटने के लिए भेज दिया। उधर प्रिंसिपल साहब खन्ना के विरुद्ध वैद्य जी के कान भरने लगे। एक दिन रंगनाथ, वैद्य जी का भांजा, रूपन बाबू के साथ गांव का मेला देखने गया। वहां रास्ते जाते हुए रंगनाथ ने जंगल की 2 झोपड़ियों को बांधकर रास्ता बनाया। उसे ऐसा करते हुए एक व्यक्ति ने देख लिया और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो रंगनाथ ने मजाक में कहा
कि ऐसा करने से देवता प्रसन्न होते हैं और यह कहकर चला गया। उसके बाद यह बात धीरे धीरे औरतों में फैल गई और सभी अंधविश्वास से प्रेरित होकर झाड़ियाँ बांधने लगे। उधर मेले में जाकर रंगनाथ को शिवपालगंज की चालाकी का पता चला। एक दुकानदार के पास छोटे पहलवान रूपन आदि ने रबड़ी मलाई आदि खाई और बिना पैसे दिए उससे शेष पैसे मांगने लगे। जब दुकानदार ने ऐतराज किया तो मामला लड़ाई तक पहुंचा। पुलिस ने आकर बीच बचाव किया और दुकानदार को उनको कुछ पैसे देने ही पड़े। उधर रंगनाथ मंदिर में जाकर मूर्ति को पुरातत्व की दृष्टि से देखने लगा। उसे लगा कि यह देवी की मूर्ति ही नहीं है, अपितु किसी सिपाही की मूर्ति है। इस पर मंदिर का पुजारी उसे गालियां देने लगा और उसे धक्के मारकर खदेड़ दिया। रंगनाथ को एक आदमी ने रोका कि विदेश से एक सुंदर गाने वाली आई है, उसका गाना सुनिए। इस पर रंगनाथ ने कहा कि यह साली रंडी है, इसे बचपन से देख रहा हूँ कि इसी प्रकार भोले भाले लोगों को फंसाती है। इस प्रकार मेले में रंगनाथ ने लोगों के अंधविश्वास, अज्ञानता और बेईमानी को देखा। उधर कुशहर प्रसाद ने अपने बेटे छोटे पहलवान पर मुकदमा दायर कर दिया। पूछताछ शुरू हुई और कुशहर प्रसाद ने बयान दिया कि उनके पुत्र छोटे ने उनको मारा है। मारने का कारण पूछने पर कुशहर ने बताया कि जवान है, देह चर्राया करती है, हाथ में खुजली होती है, उतारने के लिए मुझी पर धमक बैठा। इस पर कुशहर प्रसाद के चरित्र पर लोग लांछन लगाने लगे। यह सुनकर छोटे को गुस्सा आ गया। वह बोला, अभी मैं मर नहीं गया हूँ, यदि अब किसी ने मेरे बाप को गाली दी तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। पिता ने जब मना किया कि सरपंच के आगे नहीं बोलते तो उसने पिता को समझाते हुए कहा कि कल ही शहर जाकर इन सब के खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा और सबको जेल भिजवाऊंगा कि इन्होंने मेरे बाप को गाली दी है। यह कहता हुआ वह पंचायत से उठ आया। वैद्य जी को अचानक स्वप्न आया कि प्रजातंत्र उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा है और गिड़गिड़ा रहा है। वैद्य जी ने सुबह उठकर कॉलेज की सालाना बैठक बुलाने का आदेश दिया। यह बात सुनकर विरोधी गुट वाले सक्रिय हो गए। गयादीन के पास गए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि चुनाव आदि में कुछ नहीं रखा। यदि नया आदमी भी बेकार निकला तो इस चुनाव का क्या लाभ होगा। मीटिंग का दिन नियत हो गया। प्रिंसिपल ने वैद्य जी के आदेश से कॉलेज के बाहर कुछ विद्यार्थियों को हॉकी लेकर खड़ा कर दिया। दिखाने के लिए वे हॉकी का अभ्यास करने आए थे, परंतु मुख्य रूप से उनका कार्य था कि वह विरोधियों को मीटिंग में न आने दें। उन्होंने इलाके के बदमाश बलराम सिंह को भी बुला रखा था। बलराम सिंह ने कॉलेज समिति के एक सदस्य को पिस्तौल दिखाकर लौट जाने को कहा और वे बेचारे डर के मारे लौट गए। इसी प्रकार 5 और सदस्यों को आने से रोका गया और मीटिंग चलती रही। वैद्य जी फिर सर्वसम्मति से कॉलेज के मैनेजर चुन लिए गए। जिस दिन से कॉलेज में चुनाव हुए और वैद्य जी को मैनेजर चुना गया, उस दिन से रंगनाथ के मन में इस धांधली के प्रति विद्रोह उत्पन्न होने लगा और खन्ना मास्टर से सहानुभूति होने लगी। उसने अपने हृदय की बात रूपन के आगे खोल कर रख दी। रूपन ने समझाया कि यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा कमीनापन चलता है, यह तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि राजनीति का नियम है कि दुश्मन को चित्त किया जाए। अगर उसे चित्त नहीं कर पाए तो वह अवश्य ही एक दिन तुम्हें चित्त कर देगा। उसकी दृष्टि में प्रिंसिपल और मास्टर दोनों ही हरामी थे। रंगनाथ को यह विश्वास हो गया कि अब वह अपने दिल की बात रूपन से कर सकता है। कॉलेज प्रबंधन समिति के चुनावों के बाद कुछ सदस्यों ने एक शिकायत शिक्षा मंत्री को भेज दी कि लोगों को तमंचे से धमकाया गया, नियम कानून आदि का उल्लंघन किया गया, इसीलिए ऊपर से जांच का आदेश आ गया। इसी की सूचना प्रिंसिपल को भी हुई और जांच से पहले कॉलेज की सफाई प्रारंभ करा दी गई। गड्ढे खोदकर उसमें पौधे लगा दिए गए। ऐसे ही एक दिन स्कूल के मैदान में वे गड्ढे खुदवा रहे थे। उसी समय खन्ना मास्टर छुट्टी की अर्जी लेकर उनके पास आए। उनका यह कहना था कि इस प्रार्थना पत्र पर वे लिखित आदेश दें, परंतु प्रिंसिपल ने इस प्रार्थना पत्र को फाड़ दिया। प्रिंसिपल खन्ना के निकट आए तो खन्ना ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि प्रिंसिपल साहब उन्हें पिटवाना चाहते हैं। इस दृश्य को देखकर प्रिंसिपल घबरा गए। उन्होंने प्रार्थना पत्र पर अनेक प्रकार की आपत्तियां निकालकर उसे अस्वीकृत कर दिया। इस पर खन्ना ने कुपित होकर कहा कि निकलना, कॉलेज के बाहर सारे स्पेलिंग याद करा दूंगा। और फिर दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। खन्ना ने वैद्य जी से मध्यस्थता करने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को वैद्य जी ने नहीं माना और वे यही कहते रहे, पुलिस जो निर्णय लेगी वही ठीक होगा।
दूसरे दिन गयादीन की बुआ को आंगन में एक पत्र पाया जिसमें सस्ते रोमांस की भाषा में प्रेम निवेदन किया गया था। गांव में यह बात फैल गई कि खन्ना मास्टर के दल के किसी विद्यार्थी ने बेला को यह प्रेम पत्र लिखा है, जबकि वास्तविकता यह थी कि उस पत्र के नीचे लिखने वाले ने श्री रू लिखा था, जिसका स्पष्ट संकेत रूपन की ओर जाता था। परंतु गयादीन ने जब इस पत्र का उल्लेख प्रिंसिपल से किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रेम पत्र नहीं अपितु साहित्यिक कविताओं का संग्रह है, जिसका महत्व रू लिखने के से कम नहीं हो जाता है। रंगनाथ इस समय बेला के विषय में ही सोच रहा था, क्योंकि गांव में यह भी अफवाह थी कि बेला ने रूपन को पत्र लिखा होगा, जिसके जवाब में रूपन ने यह पत्र लिखा था, तथा यह भी कि बेला बदचलन है। यही सोचते सोचते रंगनाथ को नींद आ गई। रात को उसे ऐसा आभास हुआ कि उसकी चारपाई पर कोई बैठा है। उसने आंखें खोली तो पाया कि एक लड़की चारपाई के किनारे बैठी है। उसकी छाती पर धीरे धीरे उस लड़की के स्तनों का बोझ बढ़ने लगा और उस लड़की ने पूछा, हाय सो गए? यह सुनकर रंगनाथ ने पूछा, कौन है? और लड़की घबरा कर वहाँ से भाग गई और छत से कूद कर दूसरी छत पर चली गई और फिर ओझल हो गई। रंगनाथ ने सोचा कि हो न हो यह बेला ही थी और वह रूपन से मिलने आई थी, परंतु वह उसकी शक्ल न देख पाया था। अतः वह चिंतित था कि वह क्यों बोला। यदि चुप रहता तो रूपन बेला प्रेम का रहस्य उसके सामने अवश्य ही खुल जाता। जोगनाथ, जिसे वैद्य जी का आदमी समझा जाता था, उसे एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया। आज से वैद्य जी के किसी आदमी को पकड़ने की हिम्मत किसी दरोगा में नहीं थी, परंतु जोगनाथ पर चोरी का इल्जाम था और पुलिस ने सुबह मुँह अंधेरे उसे घर में ही पकड़ लिया। दरोगा जी के अनुसार कुछ दिन पहले जो गांव में चोर आए थे, सभी लोग चोरों को पकड़ने के लिए घर से बाहर निकल आए थे। उस समय जोगनाथ चोरी के इरादे से गयादीन के घर घुसा था और जेवरात चोरी करके भाग रहा था कि गयादीन की बहन ने उसे सीढ़ी पर जाते देख लिया था। वैद्य जी को यह संदेह था कि जोगनाथ की गिरफ्तारी के पीछे राजनीति है, क्योंकि वह कई दिनों से देख रहे थे कि दरोगा उनके विपक्षी रामाधीन भीखम खेवड़ी को अधिक सम्मान देने लगे थे। रूपन के कहने पर वैद्यनाथ जी जोगनाथ को जमानत पर छुड़ाने गए तो दरोगा ने जमानत लेने से इनकार कर दिया और यह कहा कि अब जमानत अदालत में ही होगी। वैद्य जी को इस बात पर बहुत क्रोध आया, परंतु वे अपनी स्वाभाविक शैली में यह कहते हुए लाभालाभ, जय अजय, मान अपमान, इन सब को समबुद्धि से लेना चाहिए, लौट आए। वैद्य जी ने शहर जाकर बड़े अफसरों से मिलकर दरोगा का तबादला करवा दिया। सभी लोग जानते थे कि उस घटना के 10 दिन के बाद अंदर दरोगा के तबादले के पीछे अवश्य कोई कारण है। शनिचर इस बात से बहुत प्रसन्न था कि उसके मार का एक कांटा इतनी आसानी से निकल गया। वैद्य जी एक अच्छे राजनीतिज्ञ की तरह दरोगा से मिलने आए और ये कहा कि मैं देखता हूँ कि मेरे रहते आपका तबादला कैसे हो सकता है। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि वे उसे अभी रुकवा देंगे, परंतु वास्तविकता से दरोगा जी भी परिचित थे, अतः मौन रहे। इधर ग्राम सभा के चुनाव निकट आ रहे थे। इस ओर शनिचर अपना चुनाव प्रचार कर रहा था तो दूसरी ओर रामाधीन के भैया भी चुनाव लड़ रहे थे। सामान्य गांव वाले दुविधा में थे कि वोट किसे दें। जब शनिचर उनसे वोट मांगने आता तो वे कहते, पहली बार वैद्य जी ने हमसे एक चीज़ मांगी है जो वैद्य जी को ही मिलेगी। वोट साला कौन 56 टके की चीज़ है, कोई भी ले जाए। जब रामाधीन का भैया वोट मांगने जाता तो उसे कहते कि जिसे कहेंगे उसी को दे देंगे, हम तो तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं, हमें कौन साला वोट का अचार डालना है। शिवपालगंज में चुनाव जीतने की 3 तरकीबें प्रसिद्ध थी। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली, तीसरी महिपालपुर वाली। रामनगर में गांव सभा के चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, रिपुदमन सिंह और शत्रुघ्न सिंह। दोनों एक ही जाति के थे, अतः उनके जाति वालों को वोट देने में स्वाभाविक दिक्कतें थी कि दोनों ठाकुरों में से किसे वोट दें। वे दोनों जब जनता के पास जाते तो वे यही कहते कि हमें कौन सा वोट का आचार डालना है, जिसे कहो उसे उतने दे दें। उनकी इस बात से दोनों ने यह समझा कि कोई भी उन्हें वोट नहीं देगा। दोनों ने ही प्रजातंत्र की दुहाई देनी शुरू की कि यदि वोट न दिया गया तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। दोनों उम्मीदवारों ने अपने प्रचार का तरीका बदल दिया।
अब वे प्रधान के अधिकारों के विषय में लोगों को बताने लगे कि उसे अधिकार है कि गांव की बंजर जमीन लोगों को दे सकता है तथा जिन लोगों ने बंजर जमीन पर अधिकार किया है उनसे जमीन छीनी जा सकती है। गांव वालों को बात समझ में आई और वे चुनाव में रुचि लेने लगे। दोनों तरफ से लाठियों से युक्त जवान मैदान में उतर आए। अब एक पक्ष ने हिसाब लगाया कि विपक्ष के पास 25 लठैत हैं और उनके पास 40। यदि अपने 25 लठैत मारे भी जाते हैं तो भी उनसे 15 अधिक हैं। अतः उन्होंने पुलिस को दरख्वास्त दी कि कुछ लोग शांति भंग करना चाहते हैं। चुनाव के दिन दोनों उम्मीदवारों तथा उनके 25-25 आदमियों की पेशी हुई। मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों से जमानत मांगी, परंतु एक पक्ष ने साफ इनकार कर दिया कि हमें दूसरे पक्ष से जान का खतरा है, अतः हमें हवालात में ही रखा जाए, हम वहीं सुरक्षित रहेंगे। मजिस्ट्रेट ने बात मानकर दोनों पक्षों में 25-25 आदमियों को जेल में बंद कर दिया। अगले दिन शांतिपूर्वक चुनाव नहीं हुआ। जिस पक्ष के पास 40 लठैत थे उनके 15 लोग चुनाव में सक्रिय रहे, अतः वे ही चुनाव जीत गए। गणित में इस जोड़ तोड़ वाले तरीके को ही रामनगर वाली तरकीब कहा जाता है। दूसरा तरीका था नेवादा वाला। यह आदर्शवादी तरकीब थी। वहाँ कई जातियों के लोग खड़े थे, परंतु उनमें से मुख्य दो थे, एक ब्राह्मण था और दूसरा हरिजन। ब्राह्मण सवर्णों के बीच यह सिद्ध करता रहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ जाति है, अतः प्रधान का पद ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए, शूद्र को नहीं। धीरे धीरे प्रचार की भाषा थी, चमार को वोट दोगे पर आ गई। ऐसे ही प्रचार के समय उम्मीदवार के एक सहायक को विरोधी पक्ष ने पीट दिया। ऐसे समय पर एक बाबा जी उस गांव में आए अथवा लाए गए। ब्राह्मण उम्मीदवार ने उनका सहारा लिया। बाबा ने गांव में धुनी रमा ली। 24 घंटे कीर्तन चलता रहा और सारा दिन गांजा, अफीम आदि का सेवन किया जाता रहा। लोगों को कई दिन तक गांजा इत्यादि पिलाने के बाद बाबा ने घोषित किया कि उन्हें भगवान की तरफ से आदेश आया है कि ब्राह्मण उम्मीदवार सज्जन पुरुष हैं, अतः उसे ही प्रधान बनना चाहिए। इस प्रकार लोगों की धार्मिक भावनाओं को उजागर कर यह चुनाव ब्राह्मण जीत गया। यह शांतिपूर्ण विधि नेवादा वाली तरकीब के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तीसरी तरकीब थी महिपालपुर वाला तरीका, जो सीधा और वैज्ञानिक था। इसका विकास चुनाव अधिकारी की गलती से हुआ था और गलती एक घड़ी को लेकर हुई थी। चुनाव दिन के 12 बजे तक होना था। चुनाव अधिकारी की घड़ी सवा घंटे आगे थी। परिणाम स्वरूप चुनाव अधिकारी ने 11:15 बजे ही जितने उम्मीदवार और वोट आए थे उनमें से चुनाव कराकर नतीजे का वही ऐलान कर दिया। शेष लोग वोट ही नहीं दे पाए। इस चुनाव के विरुद्ध याचिका भी दायर की गई। मुकदमा 3 साल तक चला और अंत में यह तय नहीं हो पाया कि चुनाव अधिकारी ने बेईमानी की है, अतः जिस व्यक्ति को उसने प्रधान घोषित किया था वही प्रधान बना रहा। शिवपालगंज में भी इन विधियों का प्रयोग होना स्वाभाविक था। रामाधीन भीखम खेवड़ी ने नेवादा पद्धति से प्रचार प्रारंभ किया कि क्या चमार को वोट दोगे, और शनिचर और वैद्य जी ने महिपालपुर वाली तरकीब अपनाने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने चुनाव अधिकारी को एक सस्ती सी घड़ी भेंट की और शनिचर चुनाव जीत गया। बद्री पहलवान एक दिन अखाड़े में छोटे के साथ कुश्ती लड़ रहे थे। उन्होंने छोटे पहलवान को जोर से पटक दिया। इस पर छोटे पहलवान ने शिकायत की तो बद्री पहलवान ने कहा कि अदालत में तुमने जोगनाथ के पक्ष में गवाही देते हुए बेला के विषय में जो अपशब्द कहे हैं, ये उसका परिणाम है। जब छोटे ने पूछा कि बद्री को क्यों बुरा लग रहा है, तो उसने स्पष्ट कह दिया कि महीने भर में बेला का विवाह उससे होने वाला है। जब उन्हें यह कहा गया कि बेला के लिए रूपन ने पत्र लिखा था, तो बद्री ने यह कहकर टाल दिया कि बच्चे हैं, नासमझी कर ही जाते हैं। यह बात धीरे धीरे वैद्य जी तक पहुंची। वैद्य जी बद्री से नाराज हुए, परंतु बद्री ने जब उनका अपमान किया तो वे गयादीन के पास बेला की शादी की बात करने पहुंचे। गयादीन ने बताया कि उन्होंने बेला का रिश्ता शहर में किसी अपनी जाति से कर दिया है, तो इस पर वैद्य जी को सांत्वना हुई। उन्होंने गयादीन को हर प्रकार की सहायता देने का वचन दिया तथा प्रार्थना की कि वह बेला की शादी जल्दी करवा दे। शनिचर ने प्रधान बनने पर गांव के चौपाल के पास एक दुकान कर ली थी, जिसमें बैठकर वह दाल, आटा तथा चोरी छिपे शराब भी बेचा करता था। यह सब देखकर रंगनाथ को सारी व्यवस्था से घृणा होने लगी और वह वापस शहर जाने की सोचने लगा। उधर प्रिंसिपल और खन्ना की लड़ाई का निर्णय करने के लिए अदालत बैठी। जज ने यह कहकर दोनों पक्षों को डांटा कि अध्यापक होकर ऐसा काम उन्हें शोभा नहीं देता। दूसरी ओर उन्होंने
प्रिंसिपल को यह कहकर डांटा कि यदि मैं प्रिंसिपल होता तो ऐसे मास्टरों को फौरन बर्खास्त कर देता। इस बात से प्रिंसिपल को सह मिल गई। अब वह हाथ धोकर मास्टरों के पीछे पड़ गए। गयादीन को वैद्य जी की तरफ से बेला के विवाह में सहायता का आश्वासन मिल चुका था, अतः उन्होंने भी मास्टरों को समझाया कि समझौता कर लो। उधर से खन्ना की अर्शी पर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गांव में जांच करने आने वाले थे। इस स्थिति से प्रिंसिपल अत्यंत चिंतित थे। जिस दिन डिप्टी डायरेक्टर ने आना था उस दिन डाक बंगले के बाहर दोनों पक्ष अपने दलबल के साथ उपस्थित थे, परंतु प्रतीक्षा करने के बाद भी डायरेक्टर नहीं आए। शाम के 4 बजे वैद्य जी सनीचर के साथ वहां आए। लोग धीरे धीरे जाने लगे। वैद्य जी भी अधीर हो उठे। उन्होंने कोई निर्णय लेने का निश्चय किया। रंगनाथ भी मास्टर खन्ना के पास पक्ष में था। उसे बुलाकर एक सिद्धांतवादी भाषण दिया। उसे सन्मार्ग क्या है यह देखकर चलने का सुझाव दिया और कहा कि यदि तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो तो अवश्य ही मेरा विरोध करो। और उन्होंने खन्ना मास्टर को बुलाया। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय मेरा बनाया हुआ है। आपके झगड़ों से मेरे मन को कितना दुख होता है आप नहीं समझ सकते। अतः मुझे निर्णय लेना है और आपसे प्रार्थना है कि आप निर्णय मान लें, क्योंकि आपके पास एक ही मार्ग है कि आप इस्तीफा दे दें। उन्होंने विद्यालय, समाज तथा खन्ना मास्टर के हित की दुहाई देते हुए उन्हें स्वेच्छापूर्वक त्यागपत्र देने को कहा। उन्होंने वहीं घोषणा की कि आज के बाद सहकारी संघ के मैनेजर बद्री होंगे। इस घटना के बाद रंगनाथ ठीक से सो नहीं पाया। उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह इस दुर्गंधपूर्ण घृणित वातावरण को छोड़कर चला जाना चाहता था। सुबह ही उसे प्रिंसिपल साहब आते दिखाई दिए। उसने उन्हें वापस जाने की सूचना दी। प्रिंसिपल साहब ने उन्हें खन्ना मास्टर के स्थान पर नियुक्त करने का प्रस्ताव किया और यह भी कहा कि मैंने वैद्य जी महाराज से बात कर ली है। जब रंगनाथ ने अनेक प्रश्न किए तो प्रिंसिपल ने कहा, आपके घर का बाग है, आम खाइए, पेड़ क्यों गिन रहे हैं। प्रिंसिपल ने जाते जाते कहा कि जहाँ भी जाओगे तुम्हें किसी खन्ना ही की जगह मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, परंतु कुल मिलाकर उनसे यही साबित होता है कि तुम गधे हो। यह कहकर प्रिंसिपल चले गए और रंगनाथ सो। इस प्रकार यह राग दरबारी उपन्यास का संक्षेप कथा सार है। इस सार को सुन करके निश्चित तौर पर आप लोगों को राग दरबारी उपन्यास को और अधिक पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी और उसके बाद आप लोगों के अंदर तमाम तरह के जिज्ञासु प्रश्न उपस्थित होंगे। उन प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।